हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ भाषा भारती कक्षा 5वीं का एमपी बोर्ड का जो है आपका कक्षा 5वीं का पाठ 11 है, मरकर भी जो अमर हैं। और इसमें जो है हम वैसे तो हमारे देश में कई क्रांतिकारी और बलिदानी हुए हैं, लेकिन इसमें हम मुख्यतः 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही ये वीडियो उन तक ज़रूर भेज दिया करें जो आपके साथी कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई मित्र। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कि सन 1921 का समय होता है। असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, चरम सीमा पर होता है। काशी वाराणसी की सड़कों पर एक जनसमूह चल रहा था। समूह में एक 15 वर्षीय निर्भीक बालक भी बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था। अचानक घुड़सवार पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगती है। बहुत से लोग बंदी बना लिए जाते हैं और बंदी बनाए गए व्यक्तियों में से वह निर्भीक बालक भी था। उसे न्यायालय में उपस्थित किया जाता है और फिर न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट के सामने वो पूछते हैं मजिस्ट्रेट कि तुम्हारा नाम। तो बालक जो है सीना फुलाकर उत्तर देता है आज़ाद। और न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया पिता का नाम, तो उत्तर मिलता है स्वाधीन। न्यायाधीश को चौंके, फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। तो बालक ने उसी स्वर में कहा, यानी कि बिल्कुल तेज़ आवाज़ में, जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेंत मारने का दंड दिया। प्रत्येक बेंत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी, पर बेंत पड़ते ही बालक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। बालक का नाम था चंद्रशेखर तिवारी और इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आज़ाद पुकारने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर के एक महान क्रांतिकारी बने और इनका जन्म जो है 23 जुलाई सन 1906 मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो है झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा, 23 जुलाई सन 1906। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी था। चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी। वे पढ़ने में के लिए काशी वाराणसी आ गए और संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है विद्या अध्यापन उन्होंने करने लगे। अन्याय को देखकर आज़ाद का खून खौल उठता था, अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे सारे देश में हो रहे अंग्रेज़ों के अत्याचार को कैसे सहन करते। उस समय अंग्रेज काफ़ी अत्याचार करते और आज़ाद को ये तनिक भी पसंद ना था। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर के क्रांतिकारियों का संगठन एक बनाया। आज़ाद शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी थे, यानी कि शारीरिक शक्ति भी थी उनके पास और दिमाग भी काफ़ी तेज था। बहुत फुर्तीले भी थे। क्रांतिकारियों के दल में उनका गुप्त नाम क्विक सिल्वर था, यानी कि पारा। क्या कहते थे उन्हें? क्विक सिल्वर। चलिए, इन्हीं गुणों के कारण वे कभी भी अंग्रेज़ों से पकड़ में नहीं आए। काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी जो है प्रमुख थे। इन सबको फांसी दे दी गई, पर चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस छू भी नहीं पाई। वे झांसी में भेष बदल कर रहने लगे। उन्होंने अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी रखा। तो प्रश्न उठेगा कि झांसी में उन्होंने नाम अपना क्या रखा? तो हरिशंकर ब्रह्मचारी। इस समय उनके प्रमुख साथी थे मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास माहौर, सदा शिवराव मलकापुर तथा विश्वनाथ वैशंपायन। तो ये उनके प्रमुख साथी थे। और जब झांसी में क्या हुआ कि गुप्तचरों को आज़ाद की भनक लग गई कि वो झांसी में हैं, तो वे ओरछा के ज़िला टीकमगढ़ के मध्य प्रदेश के पास एक सातार नदी है, उसके तट पर एक मंदिर में रहने लगे। यहाँ रहते हुए उन्होंने फिर से भी अपना संगठन खड़ा कर लिया और झांसी में बिताए अज्ञातवास की अवधि में, अज्ञातवास कहलाता है बिना जानकारी के जहाँ हम निवास करते हैं, उसकी अवधि में आज़ाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब आप कहीं अज्ञातवास में रहें तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलता है ना, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। पर इससे उनके मस्त स्वभाव और जीवटता पर कोई प्रभाव ना पड़ा ही नहीं। उन्होंने अपनी ईमानदारी पर आँच भी नहीं आने दी। ऐसा ही एक प्रसंग है कि चंद्रशेखर आज़ाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं था। कई दिन केवल एक बार चना चवेना खाकर रहना पड़ता था। एक बार उनके पास केवल एक आना था। क्या था? एक आना। एक आना होता है, आपको बता दें, आज के समय का 6 पैसा। उस समय मुद्रा चलती थी, उसको 6 पैसा कहते थे। वे एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते आखिरी मुट्ठी भरी तो उन्हें एक कुछ गोल गोल चपटा सा लगा। मुट्ठी खोली तो चने में एक इकन्नी थी।
पहले तो सोचा चलो कल के खाने की व्यवस्था हो गई, फिर उनका मन अपने इस विचार पर ग्लानि से भर उठा, अरे ये तो चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा क्या अधिकार। इस चने खाकर उन्होंने पानी पिया और चने वाले को उसकी कन्नी लौटाए। देश के लिए अंग्रेज़ों का खजाना लूटना अलग बात थी, पर वे स्वयं के लिए इकन्नी रखना भी आज़ाद को स्वीकार ना था, भले ही भूखा क्यों ना रहना पड़े। आज़ाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी, वे उसे बलक बुखारा कहते थे। याद रखिएगा, आज़ाद के पास जो उनकी पिस्तौल थी उसको क्या कहते थे, बलक बुखारा। देखिए ये लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस पिस्तौल को वे बड़ा ही संभाल कर रखते थे, क्योंकि पुलिस का सामना करने के लिए और कोई उपाय ना था। वे कहते थे, जब तक मेरा बलक बुखारा मेरे पास है अंग्रेज़ मुझे छू भी नहीं सकते, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूँगा। उनका यह संकल्प कभी न टूटा। 27 फरवरी दिन था 1931 का, और आज़ाद और सुखदेव इलाहाबाद के जो है अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। कौन कौन, आज़ाद और सुखदेव। विशंभर नाम सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी, क्या नाम था, विशंभर नाथ, इस अधिकारी ने जो है उनको पहचान लिया। उसने गुप्तचर पुलिस अधीक्षक नाट बाबर को उसकी सूचना दी। नाट बाबर ने दल बल के साथ आज़ाद को घेर लिया और दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। एक गोली आज़ाद के पांव में लगी, उधर उनकी गोली में से ने विशंभर नाथ का जबड़ा तोड़ दिया। दूसरी गोली नाट बाबर की कलाई पर लगी। अपने आप को घिरता देखकर आज़ाद ने सुखदेव को वहां से भाग जाने की आज्ञा दी। स्वयं अंग्रेज़ों का सामना करने लगे। धीरे धीरे उनकी गोलियां समाप्त होने लगीं। आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर दाग दी। आज़ाद का निष्पंद शरीर भूमि पर पड़ा था। निष्पंद को अर्थ होता है कि अचल, जो चल नहीं सकता, हिलडुल नहीं सकता, वो होता है निष्पंद। मानो भारत माँ का लाडला सपूत माँ की गोद में सो गया हो। आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। आज़ाद के बलिदान स्थल पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति उस हुतात्मा यानी कि अच्छी आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने को धन्य समझता है। चलिए, ये था, हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ा। आपको इनके जो है चरित्र से क्या सीखने को मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजा भाऊ महाकाल। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, पर स्वतंत्रता अभी अधूरी थी। क्यों अधूरी थी? भारत भूमि के कुछ भूभागों पर अभी भी विदेशियों का आधिपत्य था। फ्रांस का शासन पांडिचेरी और पुर्तगाल का शासन गोवा और दमन द्वीप पर स्थापित था। तो देखिए, कुछ जगह अभी भी विदेशी कंपनियां जमी हुई थीं। क्या होता है आगे देखेंगे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न काफ़ी किए। फ्रांस ने पांडिचेरी पर अपना शासन समाप्त कर इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, पर पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने परिणामतः क्या हुआ, 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति, धर्म और विचारधारा के लोगों ने तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। मध्य प्रदेश के भी अनेक नव युवक इसमें शामिल होते हैं। इन युवकों में एक युवक था राजा भाऊ महाकाल। चलिए, गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए और गोवा को आज़ाद कराया जाए। इस हेतु सभी सत्याग्रही पहले पूना के केसरी भवन में एकत्रित होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, 4-4 की टोली में गोवा में प्रवेश करने और तिरंगा ध्वज फहराने की योजना बनाई जाती है। योजना के अनुसार 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही कहाँ पहुँचते हैं, बेलगाम में 4-4 का टोलियों में सत्याग्रही ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया। सत्याग्रही आगे बढ़ते रहे थे और गोवा की पुलिस उन पर निर्दय यानी कि जिसमें कोई दया ना हो। निर्दय कैसे कहते हैं, जिसमें कोई दया ना हो, निर्दयतापूर्वक गोलियां चला रही थी। राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी, उस पर भी गोलियां दागी जा रही थीं। एक एक करके सभी सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तेज़ी से आगे बढ़ कर के तिरंगे झंडे को जो है राजा भाऊ महाकाल ने संभाला और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे
बढ़ते गए। सामने से पुर्तगाल की पुलिस द्वारा लगातार गोलियां चलाई ही जा रही थीं। एक गोली राजा भाऊ के सिर पर लगी। गोली लगने से उनकी आंख पर घाव हो गया और वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए। देखिए कितना निडर होकर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गोली भी लगी थी, लेकिन वो आगे चले जा रहे थे। अधिक खून बह जाने के कारण वे क्या हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े और 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। कब हुए? 1955 में। आंदोलन में एक ही दिन में 2 सत्याग्रही गोलियां खाते हुए भारत माता की जय, तिरंगे की, झंडे की जय बोलते हुए शहीद, जिसमें ब्यावरा के श्री गंगा विष्णु श्याम भरथरी का नाम भी उल्लेख है। तो दोनों ही एक ही दिन शहीद हुए थे। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम बलवंत भट्ट महाकाल तथा माँ का नाम अन्नपूर्णा था। राजा भाऊ महाकाल का परिवार मूलतः क्या करता था? महाराष्ट्र का तेलंग ब्राह्मण परिवार था। महादजी सिंधिया के समय जो विद्वान ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए, उनमें यह परिवार भी था। इस परिवार को महाकाल की पूजा का कार्य सौंपा गया। तब से राजा भाऊ का परिवार भगवान महाकाल की पूजा करता आ रहा है तथा इस परिवार के नाम के साथ महाकाल भी जुड़ा हुआ है। राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में ही होती है और बचपन में उन्हें व्यायाम करते क्षिप्रा नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का काफ़ी शौक था। नदी के विपरीत क्षिप्रा नदी आपकी उज्जैन में पड़ती है। 1952 के कश्मीर आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। 1955 में 2 बार किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। जब देश में गौ मुक्ति के लिए आंदोलन करने का आह्वान हुआ तो राजा भाऊ महाकाल ने उस आंदोलन में भी भाग लिया। 10 अगस्त 1955 के दिन इंदौर के सुभाष चौक में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने क्या कहा कि भारत की अखंडता और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन का स्वप्न है, यानी कि सपना है। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए हम गोवा की ओर जा रहे हैं। वहाँ यदि हमें मृत्यु से भी आलिंगन करना पड़े, आलिंगन यानी कि गले मिलना, तो हम हंसते हंसते करेंगे। राजा भाऊ महाकाल ने ऐसा ही किया। उन्हें सिर पर गोली लगी तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं है। वे साहसी और वीर पुरुष थे जो अपने आप को मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए बंदूक की गोली को कंकड़ के रूप में लेते हैं। यह भी संयोग है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म जो है 26 जनवरी को हुआ और देश के लिए उनका बलिदान 15 अगस्त को हुआ। देखिए कितनी दोनों ही विशेष दिन हैं और हमारे लिए ये दोनों राष्ट्रीय दिवस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम अपने बढ़ेंगे अभ्यास की तरफ और अभी भी वीडियो को आप लाइक करिए अगर आपने नहीं किया है। चलिए नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिएगा। सुगठित का होता है गठा हुआ, बिल्कुल टाइट। उद्घोष करना यानी कि नारे लगाना। जीवटता यानी कि जिंदा दिली, जीवटता यानी जिंदा दिली। निर्दय दया रहित। निर्भीक भय रहित। अज्ञातवास अज्ञात जगह पर छिप करके रहना। एक आना यानी कि 6 पैसा या कह सकते हैं 1 मुद्रा। प्रभाय संचार वेग। हुतात्मा यानी कि मृतात्मा, ठीक, जो मृतात्मा मृत हो चुकी है। चलिए न्यायालय न्याय का स्थान। आधिपत्य प्रभाय और सर्वहारा का मतलब होता है कंगाल, यानी कि जो सर्वहारा यानी कि जो सब कुछ हार गया है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर बताऊंगा कि जगह नहीं है, आप लोग नोट करते चलिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव के रहने वाले थे। ठीक सुनते जाइएगा, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। भाभरा गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी था। अगला प्रश्न है काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए थे? तो काकोरी कांड के बाद कौन कौन पकड़ा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां जो है और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सभी को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला है अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो अपने अज्ञातवास के समय में चंद्रशेखर आज़ाद झांसी तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में ओरछा नदी के समीप सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहे। इस दौरान उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
अगला है कि चंद्रशेखर ने चने वाली इकन्नी क्यों लौटाई, क्योंकि उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए आज़ाद ने जो है इस इकन्नी को क्यों लौटाया था, क्योंकि वे समझते थे कि इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई है, देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात है। ठीक इसी गुण से उन्हें जो है सामना क्या करना पड़ा, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी को बना रखा। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ, तो अल्फ्रेड पार्क में इस दिन सुखदेव के साथ बैठे थे आज़ाद, और उन्हें पहचान लिया था अंग्रेज़ों ने और चारों ओर से घेर लिया था। ठीक कई समय तक संघर्ष चला, सुखदेव को वहाँ से जाने की आज्ञा दी गई और आज़ाद ने स्वयं के कनपटी पर आखिरी गोली रखकर मार ली थी और महात्मा की गोद में सो गए थे। राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक़ थे, तो राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करना और तैरने और घूमने का शौक़ था। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है, तो देखिए गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली खाकर वीरगति को प्राप्त हुए। राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना से अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों लिख सकते हैं दोस्तों, आपकी गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेते ही राजा भाऊ महाकाल की टोली पुलिस से चारों ओर घेर ली जाती है, एक एक करके सभी पर गोलियां गिरने लगती हैं, पर राजा भाऊ तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर भारत माता की जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और 20 घंटे के बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे है तीसरा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान छांट कर लिखना है। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने, नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगठित और शक्तिशाली था, अन्याय देखकर आज़ाद का खून खोलने लगता था, क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विकसिल्वर था, आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी कनपटी पर दाग दी और 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगाम पहुँचे। भाषा अध्ययन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। सर्वोच्च, मैं आपको करके बोल रहा हूँ, आप भी करिएगा। सर्वोच्च, उद्घोष, व्यायाम, सुगठित, आर्थिक, अधीक्षक, हुतात्मा। ठीक, बार बार इनको बोलिएगा। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे प्राणों की आहुति देना, इसका अर्थ होता है जान देना। क्या देना? जान देना। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरतापूर्वक अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगला है वीर गति को प्राप्त होना। वीर गति को प्राप्त होना यानी कि शहीद होना। वीर गति को प्राप्त होना यानी कि शहीद होना। तो हम लिख सकते हैं कि आज़ाद ने देशभक्ति के लिए जो है वीर गति को प्राप्त होना उचित समझा। छूना पाना, छूना पाना का होता है समीप ना आना। तो लिखेंगे जीते जी आज़ाद को अंग्रेज छू तक नहीं पाए। ठीक, ये हो गया है। अब आगे कुछ नहीं है, अनुस्वार और अनुनासिकता वाले शब्दों पर गोला लगाना है। किस पर? तो अनुस्वार होते हैं अंग की बिंदी वाले। कैसे? जिस पर एक अंग की बिंदी होती है। अनुनासिक होते हैं जो चांद की बिंदी लगती है। तो अनुस्वार को मैंने अलग कर दिया हाईलाइट, और अनुनासिक पर मैंने गोला लगा दिया। अनुस्वार की बात करें तो गांधी, डंडा, पंत, गंध, 15, अंचल और हंस, और अनुनासिक वाले सांस, कहाँ, तांगा, हंस और आंचल। ठीक है, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। वी से विख्यात, विकास, विनय। पर से पराधीन, परोपकार, परसेवा। आगमन से आ से आगमन, आहट, आसार। प्रगति से प्रगति, प्रमाण और प्रसन्न। आप अपने हिसाब से शब्दों को भी लिख सकते हैं। तहा प्रत्यय जोड़कर नया शब्द परिणाम से बन गया परिणामतः, तो ऐसी अंत से अंततः, सामान्य से सामान्यतः, फल से फलितः और मूल से मूलतः बन जाएगा। इसके बाद है इन शब्दों की संधि विच्छेद करना है। प्राण उत्सर्ग का बनेगा प्राण धन उत्सर्ग। हुतात्मा का हुत धन आत्मा। सत्याग्रह का सत्य धन आग्रह, और महाकालेश्वर का महाधन कालेश्वर। तो इस प्रकार से ये जो है बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था जो है आपका आपका पार्ट 11। इसके बाद अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए जो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।